नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस चैनल अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो वन टॉपिक वन शॉर्ट वीडियो की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, NEP 2020। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये हायर एजुकेशन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, हायर एजुकेशन की इसने क्या बात की है। आज हम लोग सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। NEP 2020 का मेन लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ठीक है, कि मतलब NEP इसलिए लॉन्च की गई है। आपको पता है कि इससे पहले दो पॉलिसीज आ चुकी हैं एजुकेशन की। एक आपकी 1968, दूसरी आई थी 1986। ठीक है, और 1986 वाली में ही कुछ अपडेट होके 1992 की आई थी। लेकिन मेन आपकी जो थी दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ये आपकी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है जो आज 21वीं सदी के स्किल्स हैं उनको ध्यान में रख के पूरी तरह ये बनाई गई है। इसमें जो बच्चे क्लास 1 से पहले के जाएंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम रखा गया है। उनके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, टीचर कैसे वर्क करेगा, इन सब पे काम किया गया है। इसके अलावा जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं। क्लास 6 से ही बच्चे के अंदर साइंटिफिक एक क्रिएटिविटी इन्हांस हो उसके लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग का भी काफ़ी प्रावधान रखा गया है, क्योंकि जैसे डिजिटल लिटरेसी की हम लोग आजकल बात करते हैं तो NEP के द्वारा है कि जब टीचर अपडेट होगा सारी नई नई चीज़ों के बारे में तभी वो बच्चों को भी अच्छे से सिखा पाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी एक तो पॉलिसी है एजुकेशन की, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि NEP 2020 कौन से नंबर की पॉलिसी है तो कौन सी, तीसरी है। और इसका लक्ष्य क्या है, भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना। ठीक है, पूरा ग्लोबल लेवल पे भारत को एजुकेशन के फील्ड में एक उसकी अलग ही जगह बनाना। ठीक है, और इससे पहले कौन सी आ चुकी है, 1967 की और 1986 की। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, हम लोग इसके फीचर्स की बात करेंगे। तो प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, मेन तो ये इसके ऊपर वर्क करेगी। उसके अलावा भी आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसमें जैसे आपके अब सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं है, आपको जो भी स्ट्रीम रखनी है। ठीक है, जो भी आपको सब्जेक्ट लेने, जैसे पहले होता था कि BSc कर रहे हैं तो साइंस के ही सारे सब्जेक्ट होंगे, BA कर रहे हैं, है ना, ऐसे सब था। क्योंकि बच्चे का कभी कभी क्या होता है, कोई उसका BA वाला सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको, कोई BSc वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको अगर BSc लेनी है तो सारे साइंस वाले पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें, ये बाउंडेशन हटा दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना। इसके बाद ECCE एजुकेशन की बात की गई है। इसमें इसमें क्या होगा, जो भी आपके आंगनवाड़ी हैं, KV वगैरह में ECC केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो बच्चे क्लास 1 से पहले ही स्कूल में भेजे जाएंगे। आपको पता है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तभी वो स्कूल जाने लगेगा, तभी से वो स्कूल जाने लगेगा। लेकिन कोई उसका बस्ता नहीं होगा, कोई किताबें नहीं होगी, केवल वो जाएगा वहाँ पे। जैसे पहले आपने देखा है बच्चे स्कूल से क्यों भागते थे, क्योंकि उनको लगता है घर में खेलने को मिलता है, दोस्तों के साथ खेलने को मिलता है। तो सारी चीज़ें अब स्कूल में ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बच्चे को जो भी खेलना है, जैसे खेलना है, वो सारी चीज़ें की जाएंगी, लेकिन एक टीचर की निगरानी। अब माना जाता है NEP के हिसाब से 6 साल तक बच्चे का 80% जो भी मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसलिए उसकी प्रारंभिक शिक्षा से ही ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे भी अच्छा ही होता चला जाए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया। आपको पता है कि 5+3+3+4 इसका स्ट्रक्चर रखा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो 3 साल से, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो 3 से 8 साल तक उसकी रहेगी। फिर उसके बाद 8 से 11 साल, मतलब 4 स्टेज है, मतलब 5 साल तक वो जो है 3 से 8 साल। ठीक, आयु पूरी फिक्स कर दी गई है। फिर 11 से 14, 14 से 18 वर्ष के आयु समूह से मेल खाती है। इसमें स्कूली शिक्षा के 4 चरण हैं। एक तो सबसे पहले है जिसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, वो होगी आपकी 5 साल की। ठीक है, इसके बाद है प्रारंभिक चरण स्टेज, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज, वो कितनी होगी, 3 साल की होगी। इन स्टेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का है। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको आप प्रारंभिक चरण
बोलते हैं, 3 वर्ष की है। इसके बाद मध्य मतलब मिडिल स्टेज आपकी कितनी होगी, 3 साल की। इसके बाद जो आपका है सेकेंडरी स्टेज, वो कितनी होगी, 4 साल की। तो ये यहाँ से ही ये केवल इस पेज से आपके 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें साइंस, जैसे मैंने बताया कि साइंस और आर्ट्स का कोई भी अब डिवाइडेशन नहीं रहेगा। आपको जो भी पढ़ना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। तो कला और विज्ञान के बीच पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं है। मतलब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखा गया कि आपको आर्ट लेना है, साइंस लेना है, आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। इसके बाद बहुभाषावादी और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। जो बच्चा जिस एरिया से आता है, उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, उसमें उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन, जिसको परख बोला जाता है, ये परख भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या है कि बच्चे का 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। अब 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब क्या है, एक तो उसका मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा उसके जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, मतलब उसके चहुमुखी विकास पे ध्यान दिया जाएगा, उसी हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा। तो उसके लिए एक अलग बनाया गया परख, उसमें एक आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो उसमें जो भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, उस क्राइटेरिया के हिसाब से बच्चों का पूरा रिपोर्ट कार्ड बनेगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड होगा, परख पे, ठीक। परख मतलब 360 डिग्री मूल्यांकन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसको रखा गया है, जिसमें समीक्षा ज्ञान विश्लेषण की स्थापना, वंचित क्षेत्रों और समूह के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र भी किया जाएगा। जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनके लिए भी अलग से बहुत सारी फंड और बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी की गई है, जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपको किसी कारणवश 1 साल के बाद छोड़ना पड़ गया, मान लो आपको कोई भी कारण हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, या फिर आपको खुद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस वजह से आपको छोड़ना पड़ा है। तो पहले फिर क्या होता था कि जब आप दोबारा एडमिशन लेंगे, तब फिर से शुरू करेंगे, मतलब बीएससी प्रीवियस ईयर से फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ बीएससी या बीए की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कर दिया गया है, अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया है, ठीक, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आपको क्या होगा, 1 साल आपने ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया है, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। प्लस इसमें क्या होगा, जब भी आप दोबारा एडमिशन लेते हैं, तब आपका दूसरे साल में ही एडमिशन होगा। ऐसा नहीं आपको शुरू से फिर से शुरू करना है, ठीक। अगर आपने 2 साल कर लिया है, तो आपको एक एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपका गैप हो जाता है या कुछ भी, फिर आपने 3 साल का कर लिया, तब आपको पूरी डिग्री मिलेगी, ठीक है। मतलब अब आपका टाइम, अगर आपने 1 साल का किया है, किसी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, कोई भी कारण रहे हैं, ठीक है, फिर से आपका मन है कि फिर से करना चाहिए, तो आप उसी स्ट्रीम में, स्ट्रीम मतलब उसी चीज़ में फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। आपको पहले ईयर का डिप्लोमा दिया जाएगा, दूसरे साल का भी आपको एक एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे साल में आपको डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा जैसे अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हो रही है, तो चौथी साल जो होगी, 4th ईयर जो आपका होगा, ठीक है, तो उसमें आपको रिसर्च वगैरह का भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद देखो चैलेंजेज अब क्या है एनईपी को लागू करने में। तो चैलेंजेज है कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स, मतलब टीचर भी इसी प्रकार से होने चाहिए कि जो एनईपी की जितनी भी नीतियां हैं, उन पे वर्क कर पाए, ठीक है। तो उस हिसाब से टीचर्स को भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेस्ट आइटम डेवलपर, अब जो भी टेस्ट बनाए जाएंगे, जैसे परख मूल्यांकन की बात की गई है, तो परख में जो भी चीज़ें रखी गई, जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसको उसका अलग से जो टेस्ट डेवलप किया जाएगा, या जिस प्रकार से भी टीचर मूल्यांकन करेगा, तो उसको भी एक अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बिल्ड सिस्टम रेडीनेस टू ब्रिंग द डिजायर चेंज, ठीक। इसके अलावा कि पूरे एक डिजायर होना चाहिए कि कुछ चेंज करना है, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। इसके बाद पेरेंटियल पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट, इसके बाद पेरेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो इन सारे पहलुओं पे ध्यान दिया गया है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है। पहले हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम कैसे हुआ करता था कि 6 साल का आपका सेकेंडरी 6 साल के आपके क्लास 1 से
इस प्रकार का होगा। इसके बाद आपकी 12th होगी, फिर आपका ग्रेजुएशन होता है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझने की बात है। जैसे सबसे पहले जो बोला गया है, मैंने एक पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बच्चा सबसे शुरुआती साल में जाएगा तब उसके कितनी साल में एडमिशन होगा। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले 3 साल का जब बच्चा होगा तब उसको शुरुआती क्लास में भेजेंगे, और उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 साल तक बच्चा जो है आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इनमें रहेगा। यहाँ पे एज कितनी होगी, 3 से 6 साल। उसके बाद क्लास 1 और 2 में जाएगा, वहाँ भी बच्चे को पास कर दिया जाएगा, फेल का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। फिर आपकी आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 से 5 तक जाएगा। एज कितनी होगी उसमें, आपकी 8 से 11 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे वो इसमें रहेंगे। इसके बाद मिडिल आएगी 6 से 8 तक, क्लास 6 से 8, और एज कितनी, 11 से 14 साल। इसके बाद सेकेंडरी जो है, यहाँ पे चौथी स्टेज होगी, ये हो गई। इसमें कौन सी क्लासेज होंगी आपकी, 9 से 12 होंगी, और एज कितनी होगी, 14 से 18 साल। ठीक है, तो ये इस यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और देखे भी गए आपकी यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें भी पता होंगी। तो स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, 5+3+3+4। ठीक है, इसके बाद है कि अब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हायर एजुकेशन पे क्या क्या बात कही है, किन किन एरिया पे फोकस किया जाएगा, इस सब की बात यहाँ पे कही। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्य अधिनियमों के तहत संचालित होता है, जिसमें 70% विश्वविद्यालय इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 94% छात्र राज्य या निजी संस्थानों में नामांकित हैं। केवल 6% केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित हैं। आप लोग देख सकते हैं 70% बच्चा जो है हायर एजुकेशन में जाता है कहीं ना कहीं से, जिसमें जो स्टेट वाले हैं उसमें 94%, और जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें केवल 6% बच्चे जाते हैं। तो उसका जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाने पे भी इसमें बात की गई है कि ऐसी सब चीज़ें की जाएँ जिससे बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें, क्योंकि उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है कि बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन सब पे भी इसको भी इम्प्रूव करने की बात कही गई है। ये उच्च शिक्षा प्रदान करने में राज्य द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, इसका फोकस एरिया क्या है कि पैनल ने विषयों के कठोर पृथक्करण के बारे में चिंता जताई, जो अंतः विषय सीखने और नवाचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मतलब जैसे आपको बताया कि कोई बाउंडेशन नहीं रखा जाएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी प्रकार से किसी भी डिसिप्लिन में ले सकते हैं। इसके जो वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच, जो वंचित क्षेत्र है वहाँ पे भी हायर एजुकेशन को और यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएँ, जिससे बच्चे, क्योंकि बहुत सारी स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। ठीक है, तो इस सब को भी देखते हुए कि और ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोली जाए और ज़्यादा कॉलेज खोले जाएँ, जिससे कि सारे बच्चे हायर एजुकेशन में आएँ। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज बैरियर होता है कि मतलब भाषा की वजह से बहुत से, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आप दिल्ली में पढ़ने गए हैं या फिर कहीं अच्छी जगह पे पढ़ने गए हैं, तो नॉर्मल सा आता है कि इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन पढ़ाई होती है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया है कि इसको भी कहीं ना कहीं कम किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एडमिशन ले। ठीक है, इसके बाद फैकल्टी की कमी, अब फैकल्टी भी नहीं होती है, क्योंकि जब हायर एजुकेशन में ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं तो फिर फैकल्टी अपने आप ही कम होगी। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए कि इसकी भी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद है संस्थागत स्वायत्तता का अभाव। अब कई संस्थानों को स्वायत्तता की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे अनुकूल और नवाचार करने की उनकी क्षमताओं में बाधा आ जाती है। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी नहीं मिलती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट को। आपने देखा है कितनी सारी फेक यूनिवर्सिटी NIRF की जब रैंकिंग होती है उसके द्वारा निकाली जाती है कि कितनी सारी फेक यूनिवर्सिटी जो ये सब करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है जिसकी वजह से वो फेक सारी चल रही होती है, फिर उनको बाहर किया जाता है बाद में। इसके अनुसंधान पर जोर, पैनल ने वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर अनुसंधान पर कम जोर दिया है। मतलब रिसर्च में भी बच्चे कम जाते हैं, इस पे भी ध्यान दिया गया है कि उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। इसके बाद अप्रभावी नियामक प्रणाली, उच्च शिक्षा को नियंत्रण करने वाले नियामक ढांचों को अप्रभावी माना गया है, जिसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रोग्राम से संबंधित चिंता।
पैनल ने चिंता व्यक्त की है भारतीय संस्थानों में एमई प्रणाली को लागू करना है। हालांकि सिद्धांत लचीला है, छात्र प्रवेश और निकास की अप्रत्याशितता के कारण प्रभावी ढंग से संरेखित नहीं हो सकता। ये अप्रत्याशितता छात्र शिक्षक अनुपात को बाधित करती है। मतलब कि मल्टीपल एग्जिस्ट और मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था पहले नहीं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि जो स्ट्रीम का बाउंडेशन वगैरह होता था उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि और इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया कि बच्चा इतना पढ़ लिख लेता है फिर भी उसको जॉब वगैरह की काफ़ी दिक्कत होती है, स्पेशली अपने भारत में ये सब समस्याएं देखी जाती हैं। तो उसकी भी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या और चीज़ें हैं जो इसमें ऐड ऑन की गई है। एक तो समान फंडिंग, जो केंद्र और राज्य के यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, उनको एक समान फंडिंग की बात की गई है। इसके बाद है कि जेंडर बैलेंस को भी संतुलन करने का प्रयास किया गया है। समावेशी पाठ्यक्रम प्रवेश और पाठ्यक्रम जो इंक्लूसिव मतलब डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी एक मेन धारा में लाके काम किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एनरोल हो। ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय भाषा पाठ्यक्रम और उनकी जो भी डिग्रियां हैं पाठ्यक्रम है उनको उनकी भाषा में पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा और ज़्यादा अपने आप आएगा। ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पहुंच और जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए भी अलग से भी कोई प्रावधान रखे जाएं, जिससे कि उनको पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत ना हो। भेदभावी विरोध उपाय, सुरक्षित और समावेशी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भेदभाव रहित और उत्पीड़न विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है। इसके बाद है एक आपका है हीफा विविधीकरण। ये हीफा भी हम लोग एक टॉपिक है, इसको करेंगे। उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हीफा को सरकारी आवंटन से परे अपने फंडिंग स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। वित्त पोषण के लिए निजी क्षेत्रों के संगठनों, परोपकारी फाउंडेशनों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की खोज की जानी चाहिए। तो हीफा जो फंडिंग प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है, द हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है हीफा, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस करने की बात की गई है आपके NEP 2020 में। ठीक है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन पे भी आप लोग देख सकते हैं NEP ने काफ़ी जोर दिया है कि जिससे कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़े, उनकी भाषा में उसको पढ़ाया जाए। मतलब किसी प्रकार की जो भी बाधाएं आती हैं उनको देखते हुए उसमें चेंज करने की बात कही गई है, जिससे कि हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। ठीक है। तो ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, क्योंकि UGC नेट के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको हायर एजुकेशन का ज़्यादा यहाँ पे बताया है। लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी जो शुरू की 2-3 स्लाइड्स हैं, आप वो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं, वहाँ पे यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई चीज़ पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। और कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसी प्रकार की क्लास अपडेट के लिए बने रहिए HN अध्ययन से। धन्यवाद।